जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज बात होगी ट्रंप के सत्ता में लौटते ही कतर, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान सब जगह खौफ का माहौल है। बड़ा रोचक समाचार मिल रहे हैं और डेली कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपने देखा कि जिस तरह से अमेरिका के चुनाव में ट्रंप साहब दोबारा जीत करके आते हैं और उनके वापसी करते ही, हालांकि अभी उन्होंने अपनी कुर्सी संभाला नहीं है, व्हाइट हाउस के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन अभी से कतर, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के पनाहगार हैं, आतंकवादियों के मददगार हैं, आतंकवादियों को जन मिलिशिया के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। इनमें बड़ी खलबली मची हुई है क्योंकि इनको अपने बुरे भविष्य की फिक्र हो रही है, अपनी चिंता सता रही है। और जैसे ही चुनाव नतीजों का झुकाव ट्रंप की ओर होता है, वैसे ही ईरान की करेंसी अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाती है। सबसे ज्यादा असर ईरान पर होता है इसका। और जिसके बाद जो है ईरान ने ट्रंप से उसके प्रति जो सख्त रुख है, सख्त मिजाज है, उसमें बदलाव लाने की मांग करना शुरू कर दिया है। यानी अब वो ट्रंप से घबरा करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, वो बातचीत करना चाहता है। ईरान के जो स्ट्रेटेजिक अफेयर के वाइस चेयरपर्सन है मोहम्मद जावेद शरीफ साहब, वो डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि जो पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईरान के खिलाफ सख्ती अपनाई थी और बहुत सारा दबाव बनाया था, वो इस बार ना करें, उसका पुनर्मूल्यांकन हो, इस बार वो चीजें ना हो। इस शरीफ साहब मीडिया से कह रहे हैं कि ट्रंप को इस प्रकार दिखाना चाहिए कि वह अतीत की बातें भूल चुके हैं, अतीत की जो गलत नीतियां था उसको दोबारा उसका फॉलोअप नहीं करेंगे। अरे भाई मियां शरीफ, ट्रंप तो बदलने वाले नहीं है, ट्रंप का स्वभाव पूरी दुनिया जानती है। अब आप ही को बदलना होगा और अभी तो कुर्सी पर बैठे भी नहीं है, अभी से आपके पैर जो है थरथरा रहे हैं। अगर वो कुर्सी पर बैठेंगे और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इसकी चिंता करिए आप। एक बात और निकल के आई है, बहुत सनसनीखेज है कि ट्रंप की हत्या की साजिश का प्लान बनाया गया था और इसके पीछे ईरान के होने के संदेह जो है अमेरिकी अधिकारियों ने किया था। और ये ऐसे समय में ये बात निकल के आई है, वाशिंगटन ने तेहरान पर ट्रंप की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने एक अफगान मूल के नागरिकों को पकड़ा है और ट्रंप की साजिश करने की वो जो योजना पर काम कर रहा था उसे गिरफ्तार किया है। और उस अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई हैं उसमें सीधे सीधे ईरान पर उंगलियां उठ रही हैं। अब ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे और जिस तरह से उनके आईआरजीसी जो ईरानी रिपब्लिकन गार्ड्स चीफ थे कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक से उड़ा दिया था, उनको ठोक दिया था और बगदाद में ही उनको ठोका था, कहीं देश के बाहर नहीं, उन्हीं के घर में घुस करके उनको अमेरिकी सेनाओं ने ठोक दिया था। उसके बाद से ही ईरान बड़ा अमेरिका से, खास तौर से ट्रंप साहब को लेकर के सुलेमानी के मौत का बदला लेने के लिए उतावला रहा है। वो कस्में खाई है कि हम इसका बदला लेंगे। हालांकि इजराइल में जश्न का माहौल है और ईरान में मातम छाया हुआ है। ट्रंप की जीत के बाद से ही इजराइल में सबसे ज्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं,
उन्होंने ट्रंप को बधाई दिया है और उनकी जीत को बड़ा ऐतिहासिक बताया है। पहले भी जब वो पहली बार जीते थे तो भी उन्होंने कहा था कि ट्रंप जैसा शासक, ट्रंप जैसा राष्ट्रपति, वैसा दोस्त इजराइल को पहले नहीं मिला था। यानी इनकी जुगलबंदी बहुत अच्छी है। और ईरान के मार्केट में ट्रंप की जीत के बाद से ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ईरान के कारोबारियों को यह डर सता रहा है कि ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद जो है, जो इजराइल से जंग चल रही है ये और बढ़ सकती है और खुले तौर पर ट्रंप इजराइल के साथ दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अपनी सेना और ज्यादा वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं और ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। ऐसे में वो जो व्यापारी है, कारोबारी है, उनको अपने कारोबार ठप होने का डर सता रहा है। स्वाभाविक है, ये होना है। और एक बात बहुत अच्छी खबर निकल के आई है कि उधर इस्लामी सेठ आतंकवादियों का आका जो कतर है, उसकी भी सांसें फूल रही है। वो सेठ पैसे दे करके आतंकवादियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। अब उसकी सांसें क्यों फूल रही है? कतर ने हमास के नेताओं को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। जी हां, सुन लीजिए ध्यान से। अमेरिका ने ऐसा दबाव बनाया ट्रंप के आते ही कि वो जिन हमास के नेताओं को दामाद की तरह पाल रहा था, उसको ही किक मारना शुरू कर दिया कि भाई देश छोड़ के चले जाओ। अब वो कहां जाएंगे शांति दूत? ये बड़ा सवाल है। कौन इन्हें शरण देगा? और शरण दे करके ट्रंप और अमेरिका और इजराइल की दुश्मनी कौन मोल लेना चाहेगा? हमास के नेताओं को एक बड़ा झटका लगा इससे। कतर ने हाल में ही अमेरिका के कहने से हमास के नेताओं को देश छोड़ने का आदेश दिया है और ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है। हमास के बहुत सारे नेता आप जानते हैं कतर में रहते हैं, दोहा में रहते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब थे, वो हमास और ईरान के प्रति उनका कोई कठोर व्यवहार नहीं था, इसलिए ये सब मनमानी करते रहे। उनके जो सहयोगी देश कतर एक प्रकार से अमेरिका का सहयोगी देश है, उसके बाद भी ये सब करता रहा है। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद वो सब चीजें बदल गई हैं। सारी सामरिक राजनीतिक परिस्थितियां पहले से बदल गई हैं। एक नया परिवर्तन शुरू हुआ है और इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी अधिकारियों ने कतर से कह दिया कि देखिए साहब, और लगभग ये 1.5 से 2 सप्ताह पहले की बात है, उन्होंने कहा था हमास को अपने दोहा में, कतर में शरण देना बंद करना होगा। और सूत्र बताते हैं कि कतर अब इस बात से सहमत हो गया है और उसने 1 सप्ताह पहले इन हमास के लोगों को, नेताओं को, जो आतंकवादियों के सर्वश्रेष्ठ आका हैं, उनको देश छोड़ने के लिए कह दिया उसने कि बाहर जाइए। और यह जानकारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स अमेरिका के हैं, यूनाइटेड स्टेट के हैं, ये उनके द्वारा खबरें आई है। सीएनएन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सीनियर अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि हमास एक आतंकवादी समूह है जिसने अमेरिका के नागरिकों को भी मारा है, उन्हें बंधक बनाया है और इसके अलावा अमेरिका और इजराइल के तमाम नागरिक आज भी फिलिस्तीनी में जो है बंधक है, गजा पट्टी में बंधक बनाए रखे गए हैं और वो बार बार बंदूकों को छोड़ने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, अस्वीकार कर देता है। ऐसे में इन नेताओं पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की जो साझेदारी देश है, जो पार्टनर्स देश हैं, उनकी राजधानियों में अमेरिका कह रहा है कि भाई ये स्वागत अब नहीं होना चाहिए। जैसा स्वागत आप करते रहे इन आतंकवादियों को, नेताओं को, अब ये सब नहीं चलने वाला है। और एक बात और अमेरिका कह रहा है कि निष्कासन की धर्मी जो ये धमकी है, इससे कूटनीतिक लाभ भी होगा। कूटनीतिक लाभ क्या होगा? अमेरिका के अधिकारी कतर से ये भी कह रहे हैं कि आप निकालिए भी, निकालने की धमकी दे भी और हमास नेताओं को मजबूर करिए कि वह बातचीत करें और बंदूकों को तत्काल रिहा करने की कार्रवाई करें और वो सरेंडर करें, वो ये सब बंद करे, गजा पट्टी में जो कुछ तमाशा चल रहा है सब बंद करें। आपने इधर खबर आई थी कि अमेरिका और इजरायली को बंधक जो है, चाहे हर्ष गोल्डनबर्ग की बात हो, पोलिन की बात हो, इन लोगों ने
इन लोगों को मारा गया, वहां पर कई बंधुकों को मारा गया, कुछ पत्रकार भी मारे गए थे। और लगातार हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, अमेरिका की बात नहीं मानी है, किसी की बात नहीं मानी है। तो अब तो मानना पड़ेगा, जाओगे कहां तुम भाग करके? दबाव कस दिया गया है, घेरेबंदी में उनको ले लिया गया है। यह नया परिवर्तन हुआ है। एक और परिवर्तन हुआ है तुर्की में, तुर्की का संकट भी बढ़ गया है। तुर्की की चर्चा यहां इसलिए हो रही है क्योंकि कतर और ईरान के बाद मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों को मदद देने वाला कोई देश है तो वो सिर्फ तुर्की है। और तुर्की आतंकवादियों को काफी हद तक खुलकर मदद करता रहा है। कतर से निकलकर तुर्की में ये हमास नेता शरण ले सकते हैं, ये भी संभावनाएं बताई जा रही, क्योंकि हमास के लिए तुर्की भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तुर्की नेटो का सदस्य देश है और एक सुन्नी बहुल मुल्क भी है। तुर्की अपने यहाँ हमास नेताओं को पहले भी शरण देता रहा है, उनकी सुरक्षा करता रहा है, उनको उल जुलूल काम करने की इजाजत देता रहा है। पिछले वर्षों में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान साहब जो है इस्तांबुल में ऐसे कई नेताओं को, इस्माइल हानिया जो मारा गया था उसके प्रतिनिधिमंडल को भी स्वागत करने के लिए निकले थे। बहुत सारे नेताओं को उन्होंने स्वागत किया है और दोनों के बीच गजापट्टी में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के नाम पर तमाम सहयोग संधियां हुई थी। तुर्की और हमास के बीच मानवीय आधार पर सहायता पहुंचाने के नाम पर, शांति प्रक्रिया बहाली के नाम पर बहुत सारे उलझुल काम किए गए थे, हथियार भी दिए गए थे, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। और इस बात की भी संभावना है कि तुर्की इस कदम का स्वागत कर सकता है कि अगर उन्हें कतर से निकाला जा सकता है तो वो अपने यहां उनको बुलाने के लिए कह सकता है, क्योंकि वो एक प्रकार से स्वयं को पश्चिम और पूर्व का मीडिएटर मानता है कि साहब उधर से कोई मामला होगा तो हम देख लेंगे, इधर से कोई मामला हो देख लेंगे, अपने को चौधरी बनता है। एक्चुअली में मिडिल ईस्ट में कई चौधरी है, जिसमें एक तुर्की है, एक ईरान है, एक कतर है, सऊदी अरबिया है। चौधरियों की अपनी अपनी कंपटीशन है, ये भी एक समस्या है वहां। और हमास की जो प्रमुख हस्तियां हैं, चाहे उसामा हल्दान हो, ताहिर अल नुनून हो, या और बहुत सारे जो सीनियर्स लीडर्स हैं, वो अक्सर तुर्की के जो समाचार चैनल्स हैं उसमें नजर आ जाते हैं। वो आते जाते रहते हैं और आते जाते रहते नहीं है, पिछले काफी समय से इस्तांबुल में वो डेरा डाले पड़े हुए हैं। पहले तो वो थोड़े समय के लिए आते जाते थे, लेकिन अब लंबे समय तक वहां कैंप कर रहे हैं। और ये सब कुछ तुर्की में हो रहा है। माना यह जा रहा है कि जब हमास के नेताओं की चिंता सुरक्षा को लेकर ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में हमास के 2 बड़े लीडरों को इजराइल ने ठोक दिया है, तो अब हमास के लीडर सुरक्षित स्थान चाहते हैं। और कतर के बाद अगर कोई सुरक्षित स्थान है तो वो तुर्की है, क्योंकि ईरान सीधे लड़ाई में फंस गया है। ईरान में भी अब वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं समझ पा रहे हैं। और तुर्की का संकट इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका ने उसे एक प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई नेटो या हमास में किसी एक को चुन लो, और तुर्की को कोई एक विकल्प तो चुनना पड़ेगा। यदि वह हमास के साथ जाता है तो ईरान की तरह उसे भी टारगेट किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं, और तुर्की को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर वो नेटो के साथ बना रहना चाहेगा तो हमास का एक आका और कम हो जाएगा। बड़ी विडंबना है। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया क्या रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभी ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि माना यह जा रहा है कि वो इजराइल को अपने शर्तों पर काम करने की छूट दे सकते हैं। पहले भी इजराइल को उन्होंने फ्री हैंड दिया था, पूरा सपोर्ट किया था, आने वाले समय में भी वो ऐसा कर सकते हैं। और ट्रंप ने यह कहा भी था कि इजराइल ने जो गजा पट्टी में शुरू किया है युद्ध, उसे उसे जल्द खत्म करना चाहिए, अपने टारगेट को फिनिश करना चाहिए। और एक राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने कई ऐसे कदम उठाए थे जो इजराइल के पक्ष में था, इजराइल के अनुकूल था।
चाहे अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट करने की बात रही हो, और उनके कार्यकाल में इजराइल को बहुत सारी आर्थिक सैनिक मदद देने की बात रही हो, ये सारे काम ट्रंप सरकार ने किया था। और इस कार्यकाल में भी ये सब होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो है बहुत गहरे संबंध हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान भी आतंकवादियों का पनाहगार देश है, और बाइडेन सरकार का रुख पाकिस्तान के प्रति काफी लचीला रहा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान भी सकपकाया हुआ है। पाकिस्तान को ट्रंप कभी भी ज्यादा तवज्जो नहीं देते रहे। ऐसे में एक बड़ा चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान का क्या होगा, अमेरिका की नई सरकार की क्या नीति होगी। पाकिस्तान तो उस तरह से अब चीन भी बहुत भाव नहीं देता है, अमेरिका भी नहीं देगा, तो पाकिस्तान के दो बाप थे और दोनों इस समय बेरुखे हो गए हैं। अब पाकिस्तान बिना बाप का है, उसका क्या होगा, और पाकिस्तान का जब क्या होगा तो उसका भारत पर क्या इम्प्लीकेशंस होगा, ये सब बातें भी चर्चा में हैं। और देखना यह है कि आने वाले समय में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती है और किस ओर ट्रंप सरकार का रुख होता है। इसी के साथ आज इसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।